फेरोमैग्नेटिक भी हो रहा था। लेकिन अब टेम्परेचर पे किसी का कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, मैंने देखा। तो मैंने देखा डाया का तो किसी टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट, टेम्परेचर के कारण डाया पे तो नहीं आया। तो बचे कौन? पैरा और पैरा एंड फेरो। तो मैंने कहा इन पे क्या इफेक्ट आएगा। फिर हमने इसको नोटिस किया कि ससेप्टिबिलिटी जो थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई इनके टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी क्या चीज है सर? कितना कोई सब्सटेंस किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो सकता है। जैसे फेरो की ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी, तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन था वो बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती थी। पैरा की कम होती है, इसलिए वो मैग्नेटाइज कम होता है, लेकिन होता तो है। तो ये जो ससेप्टिबिलिटी है, एक्सटेंट टू विच सब्सटेंस कैन मैग्नेटाइज, कितना वो मैग्नेटाइज हो सकता है एक्सटर्नल फील्ड में। एक्सटर्नल फील्ड में ऐसा क्या हो जाएगा कि वो मैग्नेटाइज होगा, फिर उसके क्या लाइन हो जाएंगे? डाइपोल अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ तक था। तो हमने पाया डाया को तो टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पैरा और फेरो को पड़ा। तो क्या हुआ, इनकी ससेप्टिबिलिटी कैसी आई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मतलब अगर ऐसा ग्राफ बनाऊं, अगर ये ससेप्टिबिलिटी है और ये टेम्परेचर है, तो ये कैसे आया सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है सबको? ससेप्टिबिलिटी तो मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। टेम्परेचर बढ़ाया, ससेप्टिबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो गई? कम हो गई। टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटाइजेशन कम हो रही है। कौन ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है? किसमें मैग्नेटाइजेशन ज्यादा अच्छी है, फेरो में या पैरा में? फेरो में। सिंपल सी बात है। तो मैंने फेरो मटेरियल लिया, फेरो वाला, उसको हीट दी, तो उसकी मैग्नेटाइजेशन कम होगी या ज्यादा होगी? देखो ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सोच, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को हीट दे रहा हूं तो उसकी ससेप्टिबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। क्योंकि सर उसकी ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी। ससेप्टिबिलिटी का सीधा सीधा मतलब है मैग्नेटाइजेशन से, तो उसकी मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाया, उसकी ससेप्टिबिलिटी कम। टेम्परेचर बढ़ाया, उसकी ससेप्टिबिलिटी कम। टेम्परेचर बढ़ाया, ससेप्टिबिलिटी कम। एक टाइम ऐसा आया कि उसकी ससेप्टिबिलिटी इतनी कम हो गई, ऐसा समझो वो कैसा बिहेवियर शो करने लग गया? फेरो वाला कैसा बिहेवियर शो करने लग गया? पैरा की तरह। तो जो टेम्परेचर पर ऐसा हुआ, जिस टेम्परेचर के बाद ऐसा होने लगा, उस टेम्परेचर को क्या बोला? क्यूरी टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर above which फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा बिहेव करने लग गया? कैसा बिहेव करने लग गया? पैरा की तरह। बिहेव लाइक is known as कौन सा? क्यूरी टेम्परेचर। और इस लो को क्या बोलता हूँ बच्चे में? कौन सा लो? क्यूरी लो। अब यहाँ पर जो ससेप्टिबिलिटी है, प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट होता है सी अपॉन यहाँ पे टी है। इस सी को क्या बोलता हूँ? क्यूरी कांस्टेंट। ये एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है। क्लियर है सबको? तो अगर मैं बोलूं कि कोई तुम्हें बोले कि भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी क्या पैरा की तरह? हाँ, लेकिन उस टाइम टेम्परेचर क्या होना चाहिए? किससे ज्यादा होना चाहिए? ससेप्टिबिलिटी से ज्यादा। किससे ज्यादा होना चाहिए? हीट। बोलो, किससे ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर? कौन से टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए? क्यूरी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, फॉर श्योर। समझ में आ रहा है? लेकिन उससे पहले फेरोमैग्नेटिक की तरह ही बिहेव करेगा। अगर फेरो को पैरा में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मेरे को अच्छी ससेप्टिबिलिटी चाहिए, ज्यादा ससेप्टिबिलिटी चाहिए, मेरे को मैग्नेटाइजेशन ज्यादा चाहिए, तो टेम्परेचर को क्या करूंगा मैं? कम या ज्यादा? टेम्परेचर कम करेंगे, तभी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी सर? ज्यादा। क्लियर है सब? क्लियर है? यस सर।
अब आ जाओ वहां से जहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था कि आई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे किसके, एच के। एच के। ये होता तो है डाया के लिए पैरा के लिए तो होता ही है, लेकिन फेरा के लिए क्या होता है सर? ये डाई और पैरा के लिए तो ये सही था सिस्टम बिल्कुल, लेकिन फेरो के लिए ये कैसा है सर? वो तो है तो यही कि इंक्रीज तो होगी लेकिन टू सम एक्सटेंट, और वो लीनियर इंक्रीज भी नहीं होगा। मतलब सर एच क्या था सर? बाहर वाला जो एक्स फैक्टर था जिसकी वजह से बाहर वाला फील्ड आ रहा था, और आई क्या था सर? अंदर जो क्या अलाइन हो रहे थे? डाइपोल। फेरो में अगर मैं बोल रहा हूँ तो फेरो में डाइपोल अलाइन की जगह एक और नया वर्ड यूज करता हूँ। कौन सा कंसेप्ट यूज होता है फेरो में? डोमेन। डोमेन का, डोमेन है ना। तो जैसे जैसे एच बढ़ रहा था वैसे वैसे आई भी क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। ऐसा होता भी है। सिंपल सी बात है, बाहर से जितना फील्ड दूंगा वही डाइपोल को अलाइन करेगा ना। ऐसा आप दूसरी तरीके से समझो, जितना ज्यादा बाहर से फील्ड दे रहा हूँ उतना ज्यादा मेरे मटेरियल में क्या आ रहा है? मैग्नेटिक बिहेवियर। उतना ज्यादा मेरा मटेरियल कैसा हो रहा है? मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे? मैग्नेटाइज्ड। जो मैंने यहाँ पर बताई थी पहली लाइन, समझ में आया सबको? ये मैग्नेटाइज्ड। आई का मतलब मैंने इतनी सारा बताया तुम्हें। आई का आप सीधा सीधा मतलब बता दो कैसा बिहेवियर? मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटाइज्ड। तो आई बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब हो रहा है सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, और आई कम हो रहा है तो सब्सटेंस क्या हो रहा है? डीमैग्नेटाइज्ड हो रहा है। आई बढ़ रहा है तो सब्सटेंस क्या हो रहा है सर? मैग्नेटाइज। और आई घट रहा है तो सब्सटेंस क्या हो रहा है बच्चे? डीमैग्नेटाइज। समझ में आ रहा है क्या? यस। फेरो में होता तो यही है। अब देखो लेकिन क्या होता है फेरो में? अब किस किस की बात कर रहे हैं? आई और एच की। एच है एक्सटर्नल वाला फैक्टर। तो मैं अगर बताऊं इसको, एच और नीचे क्या होगा सर? नीचे तो एच होगा, ऊपर क्या होगा? आई। आई। एच इंडिपेंडेंट है तो नीचे ही होगा सर वो। सर ये एच है, ये क्या है? आई है सर। अब मैंने एच को बढ़ाया तो आई भी बढ़ा होना चाहिए सर, बढ़ना चाहिए। अब मैं फेरो की ही बात करूँ तो ये बढ़ा। पहले क्या हुआ सर? बढ़ा। अब मैं बता रहा हूँ क्या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच नहीं होता? किसमें? फेरो वाले में। क्या होता है वो बता रहे हैं। अगर भाई अगर लीनियर होता है ऐसे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच सिर्फ, तो कैसा कर्व बनता? बिल्कुल कैसी लाइन बनती? स्ट्रेट लाइन। ये क्या हुआ सर? बढ़ा। एच बढ़ा तो डाइपोल अलाइन होने लग गए, आई की वैल्यू बढ़ने लग गई, डाइपोल अलाइन होने लग गए, होने लगे। एक टाइम ऐसा आया सारे के सारे डाइपोल्स क्या हो गए? सेम ट्रैक अलाइन हो गए। या ऐसा करो डोमेन का साइज मैक्सिमम हो गया, ऐसा भी बोल सकते हो। तो डाइपोल अलाइन होने लग गए, डाइपोल अलाइन होने लग गए, तो होने लगे ओ एक टाइम आने के बाद ये सैचुरेशन आ गई। इससे ज्यादा अब डाइपोल अलाइन हो ही नहीं सकते भाई। जितने होने थे वो हो गए, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। अब एच की वैल्यू तुम और बढ़ा दो, बाहर से फील्ड और दे दो, तो क्या और ज्यादा लाइन हो पाएंगे? क्या नहीं। अब मैंने एच आई को क्या बोला? मैग्नेटाइज्ड। कितना मैग्नेटाइज्ड हो गया? मैक्सिमम मैग्नेटाइज्ड हो गया सर। आई की वैल्यू जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी है। अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया? सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब जितनी बढ़ सकती थी सर बढ़ गई। क्लियर है सबको? तो देखो एच बढ़ाने से, हाँ बोलो शिवानी, कहाँ दिक्कत आ रही है बच्चे? सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट क्या है बच्चे? सैचुरेशन पॉइंट ये है कि भाई डाइपोल जो हैं वो अलाइन हो जाते थे। कब? जब एच बाहर से फील्ड देता था। अब भाई बिल्कुल जितना ज्यादा एच बाहर से फील्ड दूंगा उतना ज्यादा क्या होंगे? डाइपोल अलाइन होंगे। उतने ज्यादा डाइपोल्स क्या होंगे? अलाइन होंगे। एक टाइम ऐसा आया पहले तो मतलब एच बढ़ाया 4 डाइपोल अलाइन हुए, और एच बढ़ाया 5 डाइपोल अलाइन हुए, और एच बढ़ाया 6 डाइपोल अलाइन हुए। भाई टोटल 8 ही डाइपोल थे। अब थोड़ा सा एच बढ़ाया 8 डाइपोल लाइन हो गए। अब थोड़ा सा एच बढ़ाऊंगा, अब कितने और डाइपोल लाइन होंगे? एक भी नहीं होंगे। अब तो हो ही चुके ना जितने होने थे। अब उसके बाद एच कितना ही बढ़ा दो, आई की वैल्यू तो क्या रहेगी सर? सेम रहेगी। या ऐसे समझो डोमेन का साइज अब मैक्सिमम हो गया सर, इतना ही रहेगा। अब उसके बाद तो सैचुरेशन ही आ जाएगी ना, अब और चेंज नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो ये क्या कह रहे हैं सर? एच से साथ आई बढ़ा तो है, लेकिन कुछ टाइम बाद आई क्या हो गया सर? सैचुरेट हो गया सर। क्या हो गया? तो हमने कहा एच बढ़ाने से आई बढ़ा है इसमें भी, लेकिन पूरी तरह से नहीं बढ़ा, लीनियर नहीं है। एक तो पहली बात लीनियर नहीं है।
अब मैंने कहा ठीक है, एच बढ़ाया तो आई बढ़ा, तो एच कम करने से आई फिर से क्या हो जाना चाहिए, कम 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 होना चाहिए। तो एच जब 0 कर दूंगा तो भी आई कितना हो जाना चाहिए, 0। तो मैंने अब वही किया, मैंने कहा एच को कम करते हैं, हमने कहा एच को कम करते तो वापस इसी लाइन पे आ जाता है ना 0, सेम टू सेम घूम के वापस कर वैसे ही बन जाता है ना, सेम टू सेम वही लाइन वापस आ जाती है ना, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन एच कम किया आई भी कम हुआ, एच कम किया आई भी कम हुआ, कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, होता गया। लेकिन जब एच 0 हो गया तो आई 0 नहीं हुआ। नहीं, एच 0 हुआ तो आई 0 नहीं हुआ, आई की वैल्यू कुछ बच गई, अभी भी एच की आई की वैल्यू कुछ अभी भी बच गई। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये क्या चीज है सर, यही तो है सर, लीनियर बिहेवियर होता तो ऐसा होता क्या, नहीं सर वो तो सिंपल होता, फैरो में थोड़ा सा अलग हो रहा है, एच को कम किया तो आई की वैल्यू को कम होना चाहिए था, और वो हुई भी सही, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो क्या हो गई, रुक गई सर, आई की वैल्यू और 0 नहीं हुई, लेकिन उस पॉइंट पे एच की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये बात याद रखना। इस पॉइंट को समझ सकते हो, इस पॉइंट को कभी समझा है कि ये क्या होती है एक्चुअल में, आई की वैल्यू क्या है, ये बताओ। अब इस पॉइंट पर क्या 0 है, पहले तो ये बताओ, इस पॉइंट पर H 0 एच की वैल्यू 0 बट आई 0 नहीं है। तो आई की वो वैल्यू जो एच के वापिस से 0 होने पर भी 0 नहीं हुई, उसी वैल्यू को बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। समझ में आ रहा है, रिटेंटिविटी। अब आई को मैंने सीधा सीधा बताया था मैग्नेटाइज्ड, अगर आई की वैल्यू ज्यादा मैक्सिमम थी तो मैक्सिमम मैग्नेटाइज है। अब एच की वैल्यू बढ़ाई, आई की वैल्यू बढ़ी, यानी सब्सटेंस मेरा क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर अच्छा खासा आ रहा है, एच बड़ा मैग्नेटाइज हो गया, एच बड़ा मैग्नेटाइज और हो गया, एच बड़ा मैग्नेटाइज और हो गया, लेकिन एक पॉइंट आके क्या हो गया, मैग्नेटाइज मैक्सिमम हो गया, उस पॉइंट को बोला सैचुरेशन। अब एच को कम किया तो मैग्नेटाइज वाला भी पार्ट खत्म हो रहा है, तो मतलब मैग्नेटाइज की जगह अब क्या हो रहा है, वो डीमैग्नेटाइज। एच कम किया और डीमैग्नेटाइज, एच कम किया और डीमैग्नेटाइज, एच 0 किया तो डीमैग्नेटाइजेशन भी पूरा हो जाना चाहिए था, मतलब कुछ मैग्नेटिज्म नहीं बचना चाहिए था उसमें, है ना, मैग्नेटाइजेशन भी 0, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एच के 0 होने पर भी उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बच गई, अभी भी वो सब्सटेंस में कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन है, वो मैग्नेटाइज्ड है, पहले से कम है लेकिन है, तो वो जो बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन है, वो बची हुई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसी को क्या बोल रहा हूं, रिटेंटिविटी। हाँ बोलो सर, मतलब जैसे किसी चीज को मैग्नेटाइज कर देंगे ना एक बार, तो मतलब बाद में पूरी तरह से वो डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाएगी, मतलब ये है इसका। इस मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को नहीं, डाया पैरा को करो हो जाएगा, समझ रहे हो, इस मटेरियल की जब बात करें, हाँ इसमें यही मतलब है कि अगर मैंने मैग्नेटाइज किया तो हो रही थी, लेकिन जब मैंने डीमैग्नेटाइजेशन करने गया तो वो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन पहले से बच गई, फेरो की बात हो रही है, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ था, अब अलाइनमेंट, इसको डोमेन के कंसेप्ट में भी समझ सकते हो, लेकिन डाइपोल्स के कंसेप्ट से समझोगे अलाइनमेंट से तो ज्यादा समझ में आएगा। समझो जब एच की वैल्यू बढ़ाई तो डाइपोल अलाइन हो गए थे, सारे के सारे अलाइन हो गए ऐसे फील्ड की डायरेक्शन। अब एच की वैल्यू कम की तो सारे के सारे वापस से क्या हो जाने चाहिए थे, रैंडम हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ एच की वैल्यू कम हुई तो कुछ रैंडम हो गए, लेकिन कुछ डाइपोल्स एच की वैल्यू 0 होने के बाद भी क्या रहे, अलाइन रहे, कुछ डाइपोल अलाइन रहे, जिसके कारण मैग्नेटाइजेशन अभी भी बनी हुई है, और उसी बची हुई मैग्नेटाइजेशन को क्या बोला, क्या बोला है उसको, उसका वर्ड क्या क्या यूज किया उसके लिए, वर्ड रिटेंटिविटी। क्लियर है। अब इसको भी तो 0 करना ही है सर, इसको 0 करना है, अब ये मान तो नहीं रहे, एच की वैल्यू तो 0 हो गई, अब मैंने क्या तरीका किया, अब इसको 0 करना होगा तो मैं क्या करूं, इनको रैंडम करना पड़ेगा पहले, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है ना, तभी नहीं हो रहा, मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, बिल्कुल अपोजिट। अब एच को मैं क्या कर दूं, नेगेटिव कर दूं, एच को क्या कर दिया, नेगेटिव, तो ये जो डाइपोल पहले ऐसे थे वो कैसे होने लगेंगे, पहले रैंडम होने लग जाएंगे ना, वापिस से आने, तो ये जो बची हुई रिटेंटिविटी है, यानी जो बची हुई मैग्नेटाइजेशन है, ये भी क्या हो जाएगी, वापिस से 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, 0 हो जाएगी। अब जब मैं एच की वैल्यू क्या दे दूं, नेगेटिव दे दूं। ये कैसा एग्जांपल है सर, जैसे मैंने एक सोलेनोइड रखा, अभी इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन अब इसके अंदर कोई मटेरियल डाल दूं तो मैं बाहर से जो फैक्टर दे रहा हूं वो करंट है, करंट किसके, एच किसके इक्वल होता था, एन इंटू
आई आई तो मैंने करंट बनाया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना, एच बढ़ा आई भी बढ़ा। अब एच की वैल्यू क्या करी, कम करी, लेकिन आई की वैल्यू कुछ बच गई, उसी बची हुई वैल्यू को बोल दिया रिटेंटिविटी। अब मैंने क्या कहा, ये तो मान नहीं रहे डाइपोल, तो मैंने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में करंट दे दिया। जो पहले ऐसे जा रहा था अब कैसे जाएगा, ऐसे अपोजिट में। अब ये डाइपोल जो पहले ऐसे थे उनको चेंज होना पड़ेगा, अपनी डायरेक्शन को रैंडम होना पड़ेगा एक बार तो इसीलिए उस टाइम पर जब ये रैंडम होंगे तब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है सबको। लेकिन ये 0 कब हुई है, ये 0 जब क्या हो रहा है सर, मैंने एच की वैल्यू नेगेटिव ले ली, एच की वैल्यू नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, एच की वैल्यू नेगेटिव की मैंने, तब जाके ये क्या हो गई, 0। और इस वाले पॉइंट पर ये 0 हो गई, तो मेरे को ये एक्स्ट्रा वैल्यू देनी पड़ी ना, नेगेटिव वाली, तब जाके मेरी आई क्या हुई, 0 हुई, है ना। तो ये पर्टिकुलर एच की वैल्यू इस पॉइंट पे देखो, एच तो 0 है लेकिन आई तो 0 है लेकिन एच 0 नहीं है नहीं है। तो यहाँ पर आई 0 है लेकिन एच 0 नहीं है। इसका मतलब ये वो पॉइंट है, ये एच की वो वैल्यू, जब एच की वो एक्स्ट्रा वैल्यू जो मेरे को देनी पड़ी ताकि आई की वैल्यू क्या हो जाए, 0। एच की वो, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आगे ग्राफ बनाना है, यहाँ पर लिख रहा हूं, एच की वो वैल्यू जो देनी पड़ी ताकि आई क्या हो जाए, 0। बोलते हैं कोरेसिविटी। क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी। मतलब आई तो 0 है लेकिन एच 0 नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो आई पहले क्या हुआ सर, मैग्नेटाइज्ड हुआ, लेकिन जब वापस डीमैग्नेटाइजेशन करने लगे देखा एच तो 0 हो गया लेकिन आई 0 नहीं हुआ। तो इसी बची हुई वैल्यू को, आई की जो बची हुई वैल्यू है उसी को क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। अब आई की वैल्यू तो 0 करनी पड़ेगी, इसके लिए मेरे को आई एच की वैल्यू और देनी पड़ेगी। ऐसे समझो एच की वैल्यू की डायरेक्शन को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो वो वैल्यू जो मेरे को देनी पड़ी ताकि आई जो बची हुई रिटेंटिविटी थी वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस एच की वैल्यू को क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी। क्लियर है सबको। अगर मैं रिटेंटिविटी बोलूं तो वो किसकी वैल्यू है, एच की या आई की, एच की वैल्यू 0 है उसमें, एच की वैल्यू 0 और आई की किसकी वैल्यू है, आई की या एच की, रिटेंटिविटी किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू बची हुई या एच की वैल्यू, या किस क्या है, एच की वैल्यू बची हुई, एच की वैल्यू बची हुई रिटेंटिविटी है क्या सर? नहीं सर एच की वैल्यू 0 होगी, एच की वैल्यू 0 होगी। तो आई की जो वैल्यू बची हुई है, तो रिटेंटिविटी आई है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी जो बची हुई है, समझ में आ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो बचा हुआ है वो क्या है, रिटेंटिविटी। और कोरेसिविटी किसकी वैल्यू है, एच की या आई की, एच। समझ में आ रहा है, एच की वो वैल्यू जो देनी पड़ी ताकि आई क्या हो जाए, 0। क्लियर है सबको, ठीक है सर। तो क्या हुआ सर, ऐसे जो रह गए थे वो भी अब रैंडम हो गए, अब सब कुछ 0 हो गया। अब वापिस से मैंने कहा क्या, अब एच को अपोजिट डायरेक्शन में तो लगा ही रखा है, मैंने कहा अपोजिट डायरेक्शन में ही रखो, करंट को बढ़ा दो। तो जो डाइपोल पहले ऐसे अलाइन हो रहे थे अब कौन सी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, रैंडम, दूसरी डायरेक्शन में। अब तो रैंडम है, आई की वैल्यू 0 हो गई दोबारा से। अब मैंने क्या किया, जो करंट की डायरेक्शन इधर थी उसको वापस से क्या कर दिया, बढ़ाना शुरू करा। तो करंट की डायरेक्शन बढ़ी यानी मैग्नेटिक फील्ड अब इधर हो गई, तो डाइपोल भी किस साइड अलाइन होंगे, इस साइड। पहले डाइपोल किस साइड अलाइन थे, इस साइड, क्योंकि करंट इधर था, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर था, एक्सटर्नल वाला। फिर धीरे धीरे एच को कम किया तो कुछ रैंडम हो गए, कुछ नहीं हो पाए, तो मैंने करंट की डायरेक्शन को क्या किया, रिवर्स किया, ताकि सारे के सारे कैसे हो जाए, रैंडम हो जाए। तो रैंडम हो गए। अब मैंने करंट की डायरेक्शन को जो रिवर्स थी उसको क्या कर दिया, और बढ़ा दिया। तो डाइपोल देखो भाई, जब करंट इधर था, जब मैग्नेटिक फील्ड इधर था, तो मैग्नेटिक करंट का मतलब ऐसे समझो, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर था, तो डाइपोल भी किधर अलाइन थे, इधर अलाइन थे। अब मैग्नेटिक फील्ड करंट वाला इधर आ जाए तो डाइपोल भी किधर अलाइन हो जाएगी, इधर अलाइन हो जाएगी, सेम। तो वही हुआ सर, अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल क्या होने लग गए, अलाइन होने लग गए। अब तुम समझोगे, देखो ध्यान से, बड़ा 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 बड़ा, अब डाइपोल अलाइन होने लग गए। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे डाइपोल क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। बोलूंगा फिर से, कौन सा पॉइंट,
सारे के सारे हो गए। इसके बाद सैचुरेशन पॉइंट, बिल्कुल ये पॉइंट भी कैसा है, सैचुरेशन पॉइंट। क्लियर है क्या सबको? जैसे यस पहले सर। वाला यस सर। सर इसमें भी क्या हुआ सर, इसमें भी H की वैल्यू बढ़ाई, I की वैल्यू बढ़ी, लेकिन H की वैल्यू अब पॉजिटिव नहीं रही, कैसी हो गई, नेगेटिव में बढ़ी, नेगेटिव। कोई फर्क नहीं हुआ। जो डाइपोल पहले ऐसे अलाइन हो रहे थे अब अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो वही सैचुरेशन आ गई। फिर हमने कहा ठीक है अब H की वैल्यू को कम करके देखते हैं। तो H की वैल्यू से कम होने से फिर से किसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, I की। तो I की वैल्यू कम हुई, हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, लेकिन कम होते 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 जीरो होगी या नहीं होगी, I की वैल्यू बताओ। आई हो जाएगी। I की वैल्यू जीरो नहीं होगी, H की जीरो हो जाएगी, I की वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी क्या बचा हुआ है, आई की वैल्यू नेगेटिव होगी। हाँ बची हुई होगी, नेगेटिव होगी, लेकिन उसको इस बची हुई वैल्यू को क्या बोलता हूँ, रिटेंटिव। रिटेंटिविटी। तो अब इसको वापिस से जीरो करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, H की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। पहले H नेगेटिव था, अब H क्या ले लूं वापिस से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जाके ये वापिस से क्या हो गई, I की वैल्यू मेरी जीरो हो गई। और फिर से यही, अब पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में बढ़ा दो, तो फिर से डाइपोल अलाइन होने लग जाएंगे वापिस से कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितना ज्यादा H बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ये बढ़ता रहेगा, फिर से सैचुरेशन आ जाएगा, फिर से वापिस जाएंगे, ये साइकिल कीप रिपीट। समझ में आ रहा है? कितनी बार आएंगे वापस? चलता रहेगा बच्चे, ये चलता रहेगा ये। क्लियर है? मतलब H की ऐसे नहीं है कि मैंने कोई भी सब्सटेंस ऐसे लगा के छोड़ दिया, मैं H की वैल्यू दे रहा हूँ ना, H की वैल्यू दे रहा हूँ। अगर H की वैल्यू देनी बंद कर दी तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ऐसी तो कोई भी चीज नहीं है जिसको मैं एनर्जी ना दूं बाहर से तो वो चलती रहे, ऐसा कुछ है? नो सर। नो सर। के लिए भी H की वैल्यू मेरे को देनी पड़ेगी, तब तक चलता रहेगा। लेकिन ये साइकिल ऐसे ही होगी, पहले बढ़ेगा फिर सैचुरेशन, फिर जीरो नहीं हो पाएगी रिटेंटिविटी, फिर वापिस आएगा जीरो होगा कोरेसिविटी, फिर वापिस बढ़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ऐसे। इसी पूरे लूप को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। क्या बोलते हैं बच्चे? हिस्टेरेसिस लूप। अब हिस्टेरेसिस क्यों बोलते हैं, तुम बताओ। इसमें एक चीज पीछे रह गई, H और I में से कौन पीछे रह गया, सोच के बोलो। जब H बढ़ा तो I भी बढ़ा, H जीरो हो गया लेकिन I जीरो नहीं। तो I क्या रह गया, पीछे रह गया, बड़ा है। I पीछे रह गया। किससे रह गया पीछे, H से। तो इसी चीज को बोलते हैं हिस्टेरेसिस, लैग हो जाना, लैग पीछे रह जाना। तो यहाँ पर I लैग हो गया, H से पीछे रह गया, इसी को बोलते हैं हिस्टेरेसिस। और जो चीज इस लैग को रिप्रेजेंट करती है उस कर्व को बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। क्लियर है? किसी को कुछ भी पूछना है इसके अंदर, कुछ भी बोलो, हाँ या ना। नहीं सर। इसे देख के कार्नोट साइकिल की याद आ गई। क्या याद आ गई? कार्नोट साइकिल नहीं होता था 11th में। कार्नोट साइकिल थोड़ी सी अलग होती है बट ठीक है, हाँ याद आ गया तो अच्छी बात है, रिवाइज करना उसको दोबारा भी, है ना। उसके अंदर तो प्रेशर, सोर्स, सिंक ये सब चलेगा। बट अभी यहाँ तक ये समझ में आया H और I में क्या रिलेशन? तो ये देखो लीनियर रिलेशन आई है क्या, लीनियर होता तो ये कर्व बनती है ऐसी? नहीं सर, वो तो हिस्टेरेसिस है। अब ध्यान से देखना, इसमें हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है। क्या होता है सर हिस्टेरेसिस लॉस? तो वो हिस्टेरेसिस लॉस क्या है सर? भाई पहले तो देखो, अगर डाइपोल इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर तो डाइपोल इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर तो डाइपोल इधर, ऐसा होता तो ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड इधर तो डाइपोल इधर आए, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया बाहर से तो भी डाइपोल इधर ही रहे। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में करूंगा तो डाइपोल एकदम से ऐसे नहीं जाएंगे, डाइपोल पहले क्या होंगे, आराम से, हाँ मतलब रैंडम हो जाएंगे। रैंडम इन द सेंस, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनना भाई। पहले H की वैल्यू क्या थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको दिखा देते हैं पूरा तुम्हें। यहाँ पर देखो, पहले H की वैल्यू थी मान लो, और तो कुछ नहीं है, ये भी है,
H की वैल्यू सपोज कर लो 0 थी, तो I की वैल्यू भी क्या थी? 0 थी। टू हुई, I की वैल्यू मान लो बढ़ गई 3, फिर H की वैल्यू 4 हुई, I की वैल्यू 6 हो गई, फिर इसकी मान लो 5 हुई, इसकी वैल्यू 9 हो गई, फिर इसकी 6 हुई, इसकी वैल्यू 12 होगी। समझ रहे हो? ऐसा हुआ। लीनियर तो नहीं है सर ये। अब धीरे धीरे मैं इसकी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, H की वैल्यू को कम कर रहा हूँ। भाई क्या कर रहा हूँ, मतलब सैचुरेशन वाला पॉइंट भी दिखा देता हूँ। अब इसकी वैल्यू 7 हुई, लेकिन इसकी अभी भी क्या रही? 12। अब धीरे धीरे मैं क्या कर रहा था, कम कर रहा था। इसकी वैल्यू को 7 से किया 6 या 5, तो इसकी वैल्यू हो गई मान लो 9, इसकी वैल्यू हो गई 8, सॉरी पीछे जा रहे हैं ना, तो 6 से क्या करेंगे 5 मान लो, तो इसकी वैल्यू हो गई 7, इसकी वैल्यू 3 हो गई, तो इसकी वैल्यू हो गई 4, इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो इसकी वैल्यू हो गई 3, इसकी वैल्यू 0 हो गई, लेकिन इसकी अभी भी क्या रही मान लो 2, तो इसकी अभी भी कितनी बच गई? 2। इसी को क्या बोलता हूँ, I की वैल्यू बच गई, लेकिन H 0 है, तो इस I की वैल्यू को क्या बोलता हूँ? रिटेंटिविटी। तो ये मेरी रिटेंटिविटी है। अब जैसे ही मैं H को नेगेटिव दूंगा, क्या I मेरा नेगेटिव हो जाएगा क्या उसी टाइम? मैंने H को मान लो अब दे दिया -2, तो क्या I मेरा उसी टाइम नेगेटिव में आ जाएगा या पहले क्या होगा? पहले 0 होगा। तो वही डाइपोल सीधा इधर नहीं आ जाएंगे, पहले वो रैंडमली अलाइन होंगे, पहले I की वैल्यू 0 करेंगे, उसके बाद अलाइन होंगे। तो यहाँ पर मेरा लॉस हो रहा है एनर्जी का। किसका लॉस हो रहा है? एनर्जी का लॉस हो रहा है। पहले वो बची हुई रिटेंटिविटी को मैं कम करूंगा, उसके बाद नेगेटिव दूसरी डायरेक्शन में लाइन हो, तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो रहा है, और इसी लॉस को मैं हिस्टेरेसिस लॉस बोल रहा हूँ। और ये किसकी फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसी एनर्जी के लॉस को मैं बोलता हूं एनर्जी लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। और ये कैसे निकालता हूं सर? हिस्टेरेसिस लूप का क्या हो जाए? एरिया अंडर द कर्व। तो हिस्टेरेसिस का तुम्हें अगर एरिया दे रखा है तो समझ जाओ वही उसका क्या है? लॉस है। क्या है? लॉस। और वो लॉस किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। मैंने बता दिया किस वजह से, समझ में आ रहा है? पहले तो रैंडमली अलाइन होंगे, 0 होगी, उसके बाद कैसे होगी उसकी वैल्यू? नेगेटिव होगी। डन? क्लियर है सबको? यस सर। अगर ऐसा ना होता तो तुम देखो ना, सिंपल था फिर तो सीन। यहाँ पर बढ़ा और जब 0 करूं तो बचे ना, वापिस का वापिस इसी पर आ जाए, फिर नेगेटिव भी ऐसे चलता रहता है ना। देखो फिर तो स्ट्रेट लाइन चलता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ये वापिस आया तो यहाँ पर कुछ वैल्यू बच गई, तो पहले इसको 0 करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा बढ़ेगी, फिर इसको 0 करना पड़ेगा, फिर दोबारा बढ़ेगी, तो एक लूप बन जाएगा। इसी को क्या बोल दिया? हिस्टेरेसिस लूप। चले आगे। यस सर। तो यहाँ पर था। अब इसमें तो मैं तुम्हें फटाफट अगर बात कर ले तो बताओ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ। तो अगर मैं तुमको बात पूछूं तुमसे, तो कब भाई जब आई बढ़ रहा है तो मैग्नेटाइज्ड हो रहा है सब्सटेंस, जब आई घट रहा है तो क्या हो रहा है सब्सटेंस? डीमैग्नेटाइज। पूरी तरह से मैग्नेटाइज हो जाए, जब पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाए, वही बात मैं करूंगा सिर्फ। आओ तो सर सबसे पहले बात करते हैं ए पॉइंट पे। सबसे पहले मैग्नेटाइज कहां पर हो रहा है? कौन से पॉइंट पे? सी पॉइंट पे मैग्नेटाइज बढ़ रही है ना, जहां पे मैक्सिमम मैग्नेटाइज कौन से पॉइंट पे आ गया? ए पॉइंट पे। 0 से जब ए पर गया तो क्या हो रहा है सर? मैग्नेटाइज्ड। क्लियर है ना सबको ये बात? जहां पर सैचुरेशन वाला पॉइंट आ रहा है वहां पर मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो रहा है। तो 0 से जब ओ से जब ए पर गया तो क्या हो रहा है सर? मैग्नेटाइज्ड। अब वापिस से डीमैग्नेटाइज्ड कहाँ हो रहा है, कोई बता पाएगा? पूरी तरह से सी पर वापिस से क्या हो गया सर? डीमैग्नेटाइज्ड। और वापिस से अब मैग्नेटाइज कौन से पॉइंट पे हो रहा है? ई पर। देखो ध्यान से, वापिस से मैग्नेटाइज सैचुरेशन डी पर, तो यहाँ पर वापिस से क्या हो गया? मैग्नेटाइज्ड। अब वापिस से डीमैग्नेटाइज पूरी तरह से कहां पर हो रहा है? एफ पर। तो वापिस से ये डीमैग्नेटाइज्ड हो गया, और वापिस से अब कहां पहुंच जाएगा मैग्नेटाइज होने के लिए? कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पर। तो देखो ये पूरी साइकिल बन गई ना, ए सी डी एफ ए, ऐसे चलता रहे। इसी लूप को पूरे को बोल दिया हिस्टेरेसिस
लूप। क्लियर है? पहले Yes, sir. मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, फिर मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, फिर वापस से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। तो ऐसे ऐसे करते करते इसकी एनर्जी भी लॉस हो रही है, उस एनर्जी को इसके एरिया अंडर द कर्व से निकाल दे। क्लियर है? डन। Yes, sir. और कोरेसिविटी बताना, पॉइंट अगर ये पॉइंट ओ है तो नाम बताना कोरेसिविटी कौन सा होगा। जैसे ए बी होगी, बी सी होगी, सी डी होगी, ओ ई होगी, ओ एफ होगा, क्या होगा कोरेसिविटी या रिटेंटिविटी बताओ पहले। बची हुई वैल्यू कौन सी है, नाम दे सकते हो उसको? बी पॉइंट पर रिटेंटिविटी। सिर्फ बी पॉइंट पर बची हुई, कहाँ से कहाँ तक? ये बची हुई बी वैल्यू और सी पर। ये पूरा वैल्यू होगी ना, ये वाली पूरी वैल्यू, तो ये कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू है? ओ बी और भी है एक रिटेंटिविटी। ओ से ई। क्लियर है? तो y वैल्यू, y एक्सिस वाली जो बची हुई वैल्यू है, ऐसी x वाली जो बची हुई वैल्यू है वो कोरेसिविटी बताओ कौन सी है? ओ सी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये है रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी। अब सोलेनोइड के लिए अगर फॉर्मूला पूछूं h का, तो तुम्हें पता है n इंटू आई है। चलो, ये हमारे पास था हिस्टैरिसीस लूप। वो डिफरेंट डिफरेंट जो लाइनें थी वो मैंने हाईलाइट कर दिया। देखो ये मैंने बता चुका हूँ तुम्हें। The area under the loop gives the loss of energy due to the cycle of magnetization and demagnetization। पहले मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर उसको डीमैग्नेटाइज करना पड़ रहा है, फिर दोबारा से मैग्नेटाइज हो रहा है। इसमें एनर्जी का क्या हो रहा है सर? लॉस हो रहा है। और ये लॉस किसकी फॉर्म में जा रहा है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक मेरा हिस्टैरिसीस लूप देखो और एक इनका हिस्टैरिसीस लूप देखो। देखो मेरे वाले हिस्टैरिसीस लूप की थिकनेस क्या है? कम है, कम है ना? दिख रहा है तुम्हें? इसकी रिटेंटिविटी दिख रही है? दिख रही है, इतनी है सिर्फ। और जो इन्होंने लूप बनाया हुआ उसकी रिटेंटिविटी देखना, ज्यादा है या कम है? ये देखो, ये पूरी रिटेंटिविटी, ये ज्यादा है या कम है? तब यही बात आती है कि इनको जरूरत क्या पड़ी, हिस्टैरिसीस करवा दिया आपने, इसकी जरूरत क्या पड़ी, है ना? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ और बनाना हो। फॉर एग्जांपल परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कैसा होना चाहिए? जिसकी मैग्नेटाइजेशन अच्छी खासी बनी रहे या फटाफट लूज हो जाए, फटाफट अपना मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म कर दे। वो बनी रहे सिंपल परमानेंट मैग्नेट है ना, उसके पास तो मैग्नेट अच्छे से रहना चाहिए हमेशा के लिए, ऐसा चाहते हैं हम। तो उसकी मैग्नेटिविटी बड़ी बनी रहे, तो उसका H की वैल्यू कम करता रहूं ना, मतलब नेगेटिव में भी दे दूं तब भी ज्यादा फर्क उसको ना पड़े। मतलब को अगर उसकी मैग्नेटाइजेशन आई की जो बची हुई वैल्यू रिटेंटिविटी उसको खत्म करना है तो H की बहुत ज्यादा वैल्यू देनी पड़े, तब जाके वो क्या हो? खत्म हो। तो मेरे को ऐसा मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए कोरेसिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, है ना? उसके लिए ये थिकनेस दिख रही है, ये थिकनेस, यही होती है कोरेसिविटी भाई। यही हॉरिजॉन्टल वाली होती है ना कोरेसिविटी, तो और रिटेंटिविटी होती है वर्टिकल वाली। तो अगर परमानेंट मैग्नेट चाहिए तो उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए? हिस्टैरिसीस कर्व की कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? सोचो सर समझा तो बोला कि आपने। देखो मैं कह रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स बनाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं परमानेंट मैग्नेट बना रहा हूँ परमानेंट मैग्नेट, तो उसके लिए मैं क्या चाहता हूँ कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनी रहे, उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर अच्छी तरह से बना रहे। तो मैं मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर डीमैग्नेटाइज कब हो रहा है? जब H की वैल्यू को एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, कोरेसिविटी दे रहा हूँ, H की वैल्यू को दे रहा हूँ, तब मेरा I क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो I तो आसानी से 0 हो रहा है H को देने पे। मेरा परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या चाहिए? H की वैल्यू बहुत ज्यादा देनी पड़े तब जाके I क्या हो? 0। तो यानी कोरेसिविटी क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो कोरेसिविटी मतलब ये वाली चीज ना, ये वाली चीज कब ज्यादा होगी? इस वाले के लिए, या ऐसा ही कोई एक लूप और बना दूं इस वाले के लिए? बताओ, फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए ज्यादा है? सेकंड। फर्स्ट वाले के लिए तो कम है, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये, लेकिन सेकंड वाले के लिए देखो कितना बड़ा है। तो कोरेसिविटी सेकंड वाले की ज्यादा है, तो थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए कर्व की? ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर थिकनेस कम कर दी सर मैंने, मतलब ऐसा कुछ बना दिया, तो इसकी देखो कोरेसिविटी इतनी सी बस कम हो जाएगी कोरेसिविटी। वो भी हाफ, इसका भी हाफ करेंगे ना। अब देखो कोरेसिविटी के ऊपर डिपेंड कर रही है।
हाँ, कर्व के ऊपर, बस बिल्कुल कर्व के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा। तो कर्व की थिकनेस क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। कर्व से ही तो मैं देख के बता पाऊंगा, जिसकी थिकनेस ज्यादा उसकी कोरेसिविटी भी ज्यादा। तो स्टील एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कोरेसिविटी, उसकी कर्व बनाओगे तो ऐसे थिक बनेगी, मतलब उसकी जो कोरेसिविटी है वो क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है। तो इसीलिए उसको किस में यूज करते हैं? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। और उसी तरह आयरन, सॉफ्ट आयरन की जब मैं बात करता हूँ, सॉफ्ट आयरन, इसकी जो रिटेंटिविटी तो सही होती है इसकी फिर भी, लेकिन इसकी कोरेसिविटी क्या होती है? कम कम कम। और मेरे को ये चीज चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में मैं क्या चाहता हूँ भाई, करंट डालूं तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ जाए, करंट हटाऊं तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाए? या खत्म हो जाए। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं करंट को रिवर्स करूं उसी टाइम इसकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो मेरे को थोड़ा बहुत ही करंट देना पड़े और इसकी मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर क्या हो जाए? कम हो जाए। हाँ बच्चे, शिवानी बोलो। सर एग्जांपल दे दो, जैसे मतलब स्टील का परमानेंट मैग्नेट बना हो। बता रहा हूँ, उसी का ही बनते हैं बच्चे ज्यादातर, स्टील की परमानेंट मैग्नेट। अभी दिखाता भी हूँ, देखो यहाँ तक क्लियर है सबको वैसे? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो शिवानी, यही बात बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अगर करंट थोड़ा सा भी कम कर दूं तो उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या हो जाए? कम हो जाए। परमानेंट मैग्नेट की तरह नहीं कि मेरे को मैं करंट कम करूं और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पे ज्यादा फर्क ना पड़े। तो ऐसे लिए इसीलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें मैं कौन सा आयरन यूज करता हूँ? सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। और अगर स्टील यूज कर लिया तो मैंने कौन सा मैग्नेट बना दिया? मैंने परमानेंट। क्लियर है सबको? तो सॉफ्ट आयरन किसके लिए? ट्रांसफॉर्मर की कोयल के लिए भी और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए भी कौन यूज होता है? सॉफ्ट आयरन। लेकिन स्टील किस में यूज हो रहा है बच्चे? परमानेंट। इसलिए शिवानी, जो परमानेंट मैग्नेट है वो स्टील से ही बनते हैं ज्यादा। जो नॉर्मल मैग्नेट होते हैं, नॉर्मल इन द सेंस जो परमानेंट नॉर्मल होंगे, उनकी तुम मैग्नेटिक बिहेवियर देखोगे तो बहुत लंबे समय तक चली जाती है। आज वो अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है चीजों को, तो बाद में भी करेगा। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की देखोगे, कई हल्के मटेरियल के बने होंगे तो उनकी मैग्नेटाइजेशन, आज तो चुंबक चिपक रही है, थोड़े टाइम बाद देखोगे चुंबक चिपकनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। लेकिन ये वो वाले मटेरियल्स नहीं बोल रहा मैं, नॉर्मल जो टेम्परेरी मैग्नेट्स सुने हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स जो रफ हो जाते हैं बिल्कुल, जिनका मटेरियल खराब सा होता है, वो खत्म हो जाती है उनकी भी। हमारे घर पे तो एक मोटे मोटे वो भी होते थे मैग्नेट्स, देखे होंगे, सबके घर आते होंगे गोल गोल से, वो तो अच्छे। ये डिफरेंट डिफरेंट है। अभी मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ तक देखो पूरा। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ, आफ्टर रीचिंग, कहाँ पर आ गया ये, द मटेरियल लाइक आयरन हैविंग थिन लूप। कैसा लूप होता है इसका? थिन लूप मतलब कोरेसिविटी कम। तो वो किसके लिए यूज होते हैं? कैसे मैग्नेट के लिए बच्चे? टेम्परेरी मैग्नेट। और जिसका थिक लूप होता है यानी कोरेसिविटी ज्यादा, परमानेंट हो गया। ये किसके लिए यूज हो रहे हैं? परमानेंट के लिए। इसका एग्जांपल हो गया। क्लियर है? यस सर। तो ये हिस्टेरेसिस क्या है, सबको समझ में आ रहा है? ये शुरुआत रामायण कहाँ से हुई है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H, इसी में क्या हुई? डिफिकल्टी हो गई। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यही हो जाता सब कुछ, तो ये हिस्टेरेसिस की बात होती नहीं। यहाँ पर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H नहीं रहा फेरो में, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर है? चलें आगे। ये डिफरेंट डिफरेंट है। अभी मैंने ससेप्टिबिलिटी का वो एग्जांपल बताया था, क्यूरी लो। अब इस क्वेश्चन को देखो, जितने हो पाएंगे उतने ही करेंगे, ज्यादा लंबे टाइम तक मैं खींचूंगा नहीं, क्लास जब ओवर होगी वैसे ही करेंगे, बट जब तक है टाइम तब तक तो करो। वैसे ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो इसके 2 या 3 क्वेश्चन जो बच जाएंगे वो करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हाँ, मेन रूट यही है इसका, बिल्कुल। देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, इसकी डेंसिटी दे रखी है तुम्हें, और क्या दे रखा है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। थोड़ा सा तुम सोचो फिर मैं बताता हूँ, थोड़ा सा तुम सोचो क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला। सोचो क्या क्या गिवन है, पहले तो वो लिख लो क्या गिवन है। हमारे पास जाई की वैल्यू है और टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी कितनी गिवन है?
2.8 into 10 raised to power -4 और टेम्परेचर कितना गिवन है? 350 केल्विन। 350 केल्विन। और मेरे को निकालना क्या है? ससेप्टिबिलिटी निकालनी है 300 केल्विन पर। हाँ, ससेप्टिबिलिटी ही निकालनी है, लेकिन 300 केल्विन पे। तो मैं इसको क्या कर दूं सर, इसको ससेप्टिबिलिटी 2 मान लूं, इसको टेम्परेचर सेकंड मान लूं, इसको काई 1 और टी 1 मान लूं। इनके बीच में रिलेशन तो पता ही है तुम्हें, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में क्या होता है? कांस्टेंट भी आता है, एक ऊपर प्रोपोर्शनल डालता हूं तो सी आता है, C अपॉन I1 इज इक्वल टू C अपॉन D1, क्योंकि मटेरियल दोनों से एक ही है। पहले केस में भी सेम मटेरियल है, दूसरे केस में भी, तो C तो दोनों के लिए क्या होगा? सेम। ऐसे I2 के लिए लिखो, क्या लिखोगे? C अपॉन T2। तो फर्स्ट के लिए लिखो, क्या करोगे? I की वैल्यू क्या है? 2.8 इंटू 10 टू द पावर -4। C तो लिखना ही नहीं है, T1 की जगह क्या लिखूं? 350। अच्छा, सेकंड केस में ये तो निकालना ही है ना, और कि C भी सेम ही है, T2 की जगह क्या लिखूं? 300। दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करके बताओ क्या आएगा फटाफट। मतलब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 2.8 इंटू 10 raised to power -4 है, C से C तो कट जाएगा सर, है ना, तो ये क्या बच जाएगा? डिवाइडेड बाय काई 2 किसके इक्वल आएगा बच्चे? 1/350, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/300। क्या यही नहीं आ जाएगा? देख लो देख लो, डिवाइड किया बस दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। किसी को डाउट हो रहा है इसमें? नो सर। बताओ बताओ, देखो क्लियर है सबको? हाँ या ना बोलो। यस सर। बस डिवाइड ही तो किया दोनों इक्वेशंस को, तो ये कट जाएगा इससे। तो देखो अब क्या आंसर आ जाएगा। काई 2 की वैल्यू बताओ कैसे सोल्व करोगे? काई 2 को उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा ये? अरे तुम सोल्व कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, बोलो काई 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2.8 इंटू 10 raised to power -4 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 35। क्लियर है क्या? यस सर। इसको तो सोल्व कर लोगे यस सर। पक्का? ये भी 5 पे कर सकता है, 5 7 जा 5 6 जा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ये और भी कट जाएगा, 2 3 जा 1.4। कर दोगे अब? यस सर। सब बोलो हाँ या ना। और किसी को कोई डाउट है? थम्स अप। नहीं, पहले मेरे को ऐसे ही बताओ, क्लियर है या नहीं है, माइक ऑन करके। सिंपल कैलकुलेशन है बच्चे, और देखो कौन से पेपर में आ रखा है, 2019 में। चले आगे। हाँ तो बोल दो। सो गए हो? नो सर। तो फिर बोलो आगे चलें क्या? सिंपल है। कौन सा लो यूज किया इसके अंदर, इस पूरे क्वेश्चन में? क्यूरी लो यूज किया, और कुछ किया ही नहीं मैंने। काई 1 की वैल्यू लिखी है, ससेप्टिबिलिटी 1 की और ससेप्टिबिलिटी 2 की, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया? और डिवाइड कर दिया। इसकी कोई जरूरत पड़ी नहीं। 10 raised to power 28 की जरूरत पड़ी है क्या मेरे को? नहीं पड़ी, नहीं इसकी जरूरत। 3.26 into 10 to the power -4। हाँ, यही ऑप्शन आएगा बिल्कुल। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ये रहा 0.26 into 10 to the power -4। वेरी गुड। चले आगे। चलो अब ये देखो क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। बार मैग्नेट को क्या कर रहा है बच्चों? डीमैग्नेटाइज। अब डीमैग्नेटाइज तुम्हें पता होगा, डीमैग्नेटाइज कौन करता है? कौन सी वैल्यू? जब आई की वैल्यू 0 करनी है तो मेरे को एक्स्ट्रा क्या देना पड़ेगा? एच तो वही पूछा। एच को कोरेसिविटी बोलते हैं ना, जो बची हुई है, जो देनी हुई एच होती है, तो कोरेसिविटी ही पूछी है। यानी किसकी वैल्यू पूछी है? एच की वैल्यू। और सोलेनोइड दे रखा है, सोलेनोइड के लिए एच की वैल्यू क्या होती है? बार बार कर चुके, एन इंटू आई। एन होता क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है? करंट। एन की जगह बताओ कितना दे रखा है? 100। लेंथ कितनी दे रखी है? 0.2। करंट कितना दे रखा है?
5.2 5.2 ये काट दो, ये 26 पे कटेगा, ये कितना आ गया? 2600 260 क्या इस क्वेश्चन में कुछ था जो जेई लायक था? ये क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ था इसमें? इतना ही नो सर। देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, कब आया हुआ है? 2019 में। इसीलिए इसके फॉर्मूले डिराइव करवाए हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी, ये पिछले वाला ही देखो, क्या इसमें कोई कंसेप्ट था? ये सिर्फ फॉर्मूला था। फॉर्मूला ही था। फॉर्मूला। इस पूरे चैप्टर में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में सिर्फ और सिर्फ तुमने क्या यूज करने हैं? फॉर्मूला। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कोरेसिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी। अब कोरेसिविटी जो सिर्फ ग्राफ पढ़ के चला गया, उसने यही नहीं देखा कि कोरेसिविटी किसकी वैल्यू है। अगर मेरे को यही ना पता होता कोरेसिविटी एच है, आई है, क्या है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाता। लेकिन हमें पता है कोरेसिविटी किसी वैल्यू है, एच की वैल्यू है। अगर ये बोलता कितना मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है, तो वो किसकी वैल्यू पूछ रहा होगा एक्चुअल में? आई की। आई का लगा देते। आई का फॉर्मूला भी पता है। आई क्या होता था? कैपिटल M बाई V, कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो भी पता चल जाता। बस तुम्हें ध्यान रखना है चीजों को, और वो ध्यान तभी होगा जब क्या करके आओगे, इसकी रिवीजन करोगे। सर अगर रिटेंटिविटी पूछी होती तो भी आई की वैल्यू, रिटेंटिविटी पूछा होता आई की वैल्यू, कैपिटल आई की वैल्यू पूछते, M बाई V। उस केस में तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में दे रखा होता। हालांकि मैग्नेटिक मोमेंट तुम बता सकते हो, है ना? कैसे बता सकते हो? आई इंटू में ए करके, याद है? आई इंटू में मैग्नेटिक डिवाइड बाय वॉल्यूम करते। लेकिन उस केस में दूसरे फैक्टर्स भी गिवन होंगे, क्योंकि टोटल रिटेंटिविटी पूछी है उसने। आई की वैल्यू टोटल और बची हुई वैल्यू में फर्क है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स देगा तुम्हें खुद ही पता लग जाए। लेकिन जनरली पूछता क्या है वो? कोरेसिविटी। ठीक है, वो तो यही चाहता है ना कि इसको मैंने मैग्नेटाइज करना है या डीमैग्नेटाइज करना है। वो ये थोड़ी पूछ रहा है। अभी पूछने को पूछ सकता है, वो डिफरेंट फैक्टर्स देगा। अगर वो ऐसा पूछेगा तो वो ऐसी बात बोलेगा, वो कहेगा बताओ इसके अंदर कितनी मैग्नेटाइजेशन बची है, तो आई की वैल्यू दे देगा वो। क्लियर है? यस सर। हाँ, बोलो बच्चे क्या कह रहे हो? और करवा देना क्वेश्चंस। तो होंगे अभी, तो जितने हो पाएंगे करेंगे। ये देखो, ये सही आ गया, देखो ध्यान से। एक कर्व क्या है? थिक है। दूसरा कर्व कैसा है? थिन। ये जो हमारी स्लाइड में बना हुआ था वैसा है, और ये जो मैंने बनवाया था वैसा है ना? तो देखो किसकी कोरेसिविटी ज्यादा है? फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाली और मैं ऑप्शन का अभी पढ़वा भी नहीं रहा, तो फर्स्ट वाले की कोरेसिविटी ज्यादा है, तो वो कौन सा मटेरियल होगा? ऑप्शन मत देखो, हमने जो पढ़ा है वो कौन सा मटेरियल है? कोरेसिविटी ज्यादा होती है तो स्टील। और वो किसके लिए यूज होता है? परमानेंट। सेकंड वाला किसके लिए यूज होता है? आयरन टेम्परेरी मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए। और किसकी कोयल के लिए? ट्रांसफॉर्मर की कॉइल के लिए। कोयल के लिए। क्योंकि इन सब की कोरेसिविटी क्या होती चाहिए हमें? कम। तो देखो ए फॉर ट्रांस। अभी जनरेटर की बात ही नहीं करी, वैसे जनरेटर के लिए पहले वाला होगा, वो हम नहीं करेंगे अभी। देखो ट्रांसफॉर्मर के लिए ए वाला चाहिए क्या? बताना। नो सर। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए बी वाला चाहिए क्या? यस सर। ट्रांसफॉर्मर के लिए भी कौन सा चाहिए? बी वाला। अब देखो ए के लिए ट्रांसफॉर्मर हो सकता है क्या? नहीं सर। ए के लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है क्या? नहीं। कौन सा ऑप्शन किया? सिर्फ ऑप्शन बी। बी ऑप्शन आ गया बस। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है बी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड द ट्रांसफॉर्मर्स। इन सब की कोरेसिविटी क्या होनी चाहिए? लो। क्लियर है क्या सबको? मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि फिर बच्चों को समझ ना आए बाद में तुम पढ़ो तो। क्या है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और ट्रांसफॉर्मर कोयल, इनकी कोरेसिविटी क्या होती है? लो। चलें आगे। ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हारे के लिए है। देखो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस थे वो डाइपोल्स को अलाइन करते थे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी। इन द डायरेक्शन या अपोजिट? इन द डायरेक्शन। इन द डायरेक्शन यानी सेम डायरेक्शन। तो जितना ज्यादा सेम डायरेक्शन में लाइन हो रहे हैं, इसका मतलब उनकी अट्रैक्शन हो रही है एक्सटर्नल फील्ड के साथ। वो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन। अच्छा,
जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, अपने में से पास करवाएंगे। अगर कोई मटेरियल ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो अपने में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, पास। अगर कम अट्रैक्शन हो रही है तो कम, अगर रिपेल कर रहा है तो पास नहीं करेगा। ऐसा डाया में होता था। डाया में क्या रिपेल करता था क्या? हाँ। और वो कौन सी डायरेक्शन में आता था? अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है तो वो क्या कर रहा है सर? रिपेल कर रहा है। क्या अपने में से पास होने देगा? नो सर। ये क्या कर रहेगा सर? अट्रैक्ट करेगा और पास होने देगा? यस सर। होने देगा। फेरो में सर वो तो बहुत अच्छे से करता था अट्रैक्ट, मतलब अलाइन, सेम डायरेक्शन होगा और क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और बहुत ज्यादा करेगा। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या करेगा? बहुत ज्यादा पास करेगा। तो पैरा और फेरो में से कौन ज्यादा पास करेगा अपने में से? फेरो करेगा सर। फेरो ज्यादा लाइंस को पास करेगा, किससे? पैरा से। हालांकि दोनों ही क्या शो करेंगे? अट्रैक्शन। लेकिन डाया रिपल्शन कर रहा है तो वो क्या पास करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ ए, बी और सी में से कौन सा डाया है, कौन सा पैरा है, कौन सा फेरो? ए तो फेरो पक्का। ए कैसा है? फेरो। फेरो, क्योंकि सारी की सारी फील्ड लाइंस को अपने में से पास कर रहा है, तो ये तो फेरो हो गया। बी कैसा है? डायमैग्नेटिक। एक को भी पास नहीं होने दे रहा तो डाया। सी कैसा है? कुछ पास होने दे रहा, कुछ नहीं। पैरा। ऑप्शन आ रहा है देखो। बी। बी। ए फेरो है, बी डाया है, सी पैरा है। क्लियर है सबको? यस सर। तो यही ऑप्शन आ रहा है सर। मैग्नेट ए क्या कर रहा है? सबको पास करने दे रहा है तो वो फेरो है। मैग्नेट बी क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है तो फील्ड लाइन देयरफॉर इट इज डायमैग्नेट। मैग्नेट सी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट देयरफॉर इट इज पैरामैग्नेट। क्लियर है क्या सबको? यस सर। हालांकि डाया में थोड़ा सा और रिजल्ट भी होता है, लेकिन अभी के लिए हमारे दिमाग में रखने के लिए हम ऐसा बोल देते हैं कि रिपेल कर रहा है तो इसलिए पास नहीं हो। ठीक है, लेकिन याद रखना एक्चुअल में ये रिपेल करता है इसलिए इसके अंदर से पास। हाँ शिवानी बताओ। सर ये समझते हैं मतलब पैरा में ना अट्रैक्ट तो हो रही है पर पूरी तरह पास क्यों नहीं हो रही है? पूरी लाइन पास इसीलिए नहीं हो रही ना भाई, ऐसा समझो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन तभी हो रही है जब ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने में से पास होने दे रहा है। तो जब सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो रही है, पास हो रही हैं, तो अट्रैक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। पैरा में क्या हो रहा था? क्या सारे के सारे डाइपोल अलाइन हो रहे थे या थोड़े बहुत अलाइन हो रहे थे? थोड़े बहुत अलाइन हो रहे थे, तो अट्रैक्शन भी थोड़ी बहुत होगी। थोड़े बहुत अलाइन हो रहे थे तो पास भी थोड़े बहुत होंगे, इसलिए अट्रैक्शन भी कम होगी। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कैसे पास होंगी सर? कम पास होंगी। क्लियर है? यस सर। तो ये था। ये क्वेश्चन करके आना घर से, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करना एक बार इसको। इसमें सिंपल दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। अब देखो जो बच्चा पूछ रहा था मेरे से, जैसे अभी हमने पिछले वाले में क्या निकालना था बच्चे? पोरेसिविटी। इसमें भी निकालना है, इसमें भी निकाला। देखो इसमें मैग्नेटाइजेशन दे रखी है, मैग्नेटाइजेशन दे रखी है। ठीक है, और क्या पूछा है? जब उसको फील्ड में रखा हुआ है इतने, फील्ड में टेम्परेचर दे रखा है इतना। अगर अब सैंपल को कहाँ रखा बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर दी। पहले 0.4 टेस्ला थी, अब कितनी हो गई? 0.3 टेस्ला। पहले टेम्परेचर 4 केल्विन था, अब कितना हो गया? 24 केल्विन। मैग्नेटाइजेशन पूछिए, यानी एच की वैल्यू फिर से पूछ ली। कर दोगे क्या दोनों इक्वेशन को? यस सर। कंपेयर करके ट्राई करके आना। हालांकि मैंने सॉल्यूशन मेंशन कर दिया, एक बार देख पाओगे। तुमको पता है टेम्परेचर है तो कौन सा लो लगेगा? क्यूरीज लॉ। वहीं से स्टार्ट करना, अपने आप वैल्यूज आ जाएंगी। देखो यहीं से स्टार्ट करा इन्होंने, क्यूरी लॉ से स्टार्ट किया। यस सर। यस सर। अब वैल्यू पुट करते रहना, आंसर आ जाएगा। ट्राई करके आना। ऐसे ये क्वेश्चन भी है, ये भी हम वैसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी अभी टाइम नहीं है इसलिए नहीं कर रहे। देखो अब इसमें क्या पूछा है? करंट दैट शुड बी पास्ड इन द सोलेनोइड टू डीमैग्नेटाइज। अब करंट का मतलब समझ रहे हो? किसमें? सोलेनोइड में। सोलेनोइड में सर करंट, अच्छा डीमैग्नेटाइज करने के लिए बोला है। हमको पता है डीमैग्नेटाइज कब होगा? जब एक्स्ट्रा क्या लगाऊंगा दूसरी डायरेक्शन में, किसकी वैल्यू?
क्या देना पड़ेगा डीमैग्नेटाइज करने के लिए? आई की वैल्यू 0 करनी है, क्या देना पड़ेगा? आई की वैल्यू 0 करनी है तो क्या देना पड़ेगा? एच की वैल्यू, एच की वैल्यू। सोलेनॉइड में एच की वैल्यू क्या होती है? Ni। Ni। एच की वैल्यू अगर मेरे को पता लग जाए तो मैं क्या करंट नहीं निकाल पाऊंगा? यस निकाल पाएंगे। करंट ही तो पूछा, एच की वैल्यू निकालनी मुश्किल है क्या? अभी बताई थी। एच ये वाली वैल्यू होती थी या हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू होती थी? एच से हॉरिजॉन्टल वाली। ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? देखो फिगर में 100, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई? 100, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने दे रखी है? 1000 1000। एच आ गया, एन आ गया, क्या आई नहीं आ जाएगा? यस आ जाएगा। कुछ भी दो फॉर्मूले से बाहर है क्या? क्यूरी लो और एच इज इक्वल टू एन आई, इससे बाहर निकल रहे हैं अभी तक? नो सर 2018 में इसी में क्वेश्चन है। क्या कह रहे हो? मतलब 100 को 1000 मतलब हाँ, डिवाइड कर तो ये लिखा है हुआ, एच की वैल्यू 100 आई 100, एन की वैल्यू दे रखी है 1000, आई की वैल्यू निकालनी, बस। क्लियर है? यस सर। अभी क्या हो गया? 10 टू पावर -2 कहाँ से आया? कुछ तो देखोगे भी सही ना। देखो पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करा? डिवाइड। डिवाइड डन है? यस सर तो बस यहाँ तक हो जाएगा, ये भी आसान था। बस ये 2 क्वेश्चन करके आना। वैसे तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया, अब इसको तो करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? एच की वैल्यू कितनी है? 100, एन की वैल्यू कितनी है? 1000 पर सेंटीमीटर, आई की वैल्यू निकालनी है। डन है? कर लेंगे अब। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, ये भी अगर ट्राई कर सकना तो हो जाएगा, वरना हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अर्थ मैग्नेटिज्म मैंने छोड़ा है सिर्फ, वो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा डीप जाएंगे, लेकिन हमें अभी इतना टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें टाइम लगेगा हम अर्थ मैग्नेटिज्म भी कर देंगे। बाकी ये चैप्टर पूरा हो चुका है, और इसके अगले वाला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके लिए जो जो जरूरी था वो सब तुम्हें पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जो जो जरूरी था वो सब तुम्हें पता है। अब रिवाइज करना तुम्हारी दिक्कत है, कर लेना अब इसको, है ना? जैसे हमें टाइम मिलेगा हम रिवाइज भी करेंगे। और एक और बात, अब मैं बच्चों तुम्हें वर्कबुक भेजी थी शुरू में, मैंने एक मटेरियल मॉड्यूल्स, याद है? यस सर। इस चैप्टर के भी तुम्हें मॉड्यूल दे देंगे। अब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के मैं पहले ही शेयर कर दूंगा, तो अब से जो भी होमवर्क तुम्हें मिलेगा उसी मॉड्यूल से मिलेगा, ठीक है? ताकि वो मॉड्यूल मेरे पास भी रहे और तुम्हारे पास भी रहे। तो हम सीधा मॉड्यूल का पेज नंबर बोलेंगे और वो होमवर्क तुम्हारे पास हो जाएगा। क्लियर है? सोल्व भी होंगे, अनसोल्व भी होंगे, तो उस मॉड्यूल को खोलकर देखते रहना अच्छे से। होमवर्क उसमें सारे प्रीवियस ईयर्स भी होंगे, तो आराम से हो जाएगा। वही होंगे ना जो अवंती की तरफ से कोरियर हो रहे हैं हमारे लिए? अब वो मुझे नहीं पता। हाँ है तो वही, वो पीडीएफ की फॉर्म में तो मैं दे दूंगा तुम्हें। आप पहले भी तो भेजे थे जिस दिन वो बारिश हुई बात। हाँ वही, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। याद रखना, आप इस बात को रिवीजन कर लेना। चैप्टर तुम्हारा ओवर है। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो। कोई डाउट किसी को? नो सर क्लियर है? रिकॉर्डिंग एंड कर सकते हैं मीटिंग अब, पक्का? यस तो अब जाके एक बार इसके क्वेश्चंस अच्छे से करना, अच्छे से। इसके ऊपर जितने भी हैं, हिस्टेरिसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन हमारे से भी छूट सकते हैं, हो सकता है ना। सारे तो हमारे से भी नहीं हो पाएंगे पॉसिबल एक क्लास में। तो जो क्वेश्चन तुम्हारे से हो पाए तुम करना। होमवर्क वर्कबुक वाला मैं वैसे भी शेयर कर दूंगा, ये होमवर्क भी करना। और कोशिश करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का शुरुआत का पढ़ के आना, फैराडे लॉ, ये सब, ठीक है? क्योंकि संडे मिला है तुम्हारे पास, अब है। ओके बच्चों, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।